कल्पना कीजिए आज से लगभग 5000 साल पहले का एक शहर। मतलब आप उस शहर में चल रहे हैं और आपके आसपास की सड़कें शतरंज के बोर्ड की तरह बिल्कुल सीधी और चौकोर कटी हुई हैं। एकदम ग्रिड की तरह। हाँ, और व्यापारी अपने जहाज़ों को सही रास्ता दिखाने के लिए एक विशेष दिशा सूचक यंत्र का उपयोग कर रहे हैं। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि वहाँ के कारखानों में ज़रा सोचिए, लिपस्टिक और तरह-तरह के सौंदर्य प्रसाधन बनाए जा रहे हैं। अरे वाह, लिपसिक, वो भी 5000 साल पहले। है ना? ये किसी आधुनिक महानगर का दृश्य लग सकता है, लेकिन आज हम जिस विस्तृत विश्लेषण में उतरने वाले हैं, वो कोई विज्ञान कथा नहीं है। आज हम जॉन मार्शल की मूल पुरातात्विक रिपोर्ट, राखी गढ़ी की हालिया खुदाई के डेटा और कुछ बेहद बारीकी से तैयार किए गए ऐतिहासिक हस्तलिखित नोट्स को खंगाल रहे हैं। बिल्कुल। और आज का हमारा विषय है सिंधु घाटी सभ्यता। इस पूरे डेटा सेट की सबसे खास बात मुझे ये लगती है कि ये प्राचीन इतिहास को देखने का हमारा नजरिया ना पूरी तरह से बदल देता है। अच्छा, वो कैसे? मतलब अक्सर जब हम पुराने साम्राज्यों की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद मिस्र के पिरामिड या फिर मेसोपोटामिया के युद्ध और क्रूर राजाओं की तस्वीरें। बिल्कुल सही। लेकिन हमारे सामने जो स्रोत हैं वो एक अलग ही कहानी बयां करते हैं। ये सभ्यता मानव इतिहास के सबसे शानदार डेटा सेट में से एक है, जो हमें हथियारों और युद्ध के बजाय हम्म। एक बेहद शांतिपूर्ण, व्यापारिक और तकनीकी रूप से उन्नत जीवन शैली की झलक दिखाती है। और यही आज के हमारे इस विस्तृत विश्लेषण का मुख्य मिशन भी है। मतलब हमारा उद्देश्य यहाँ बैठ के इतिहास की कोई बोरिंग क्लास लेना या सिर्फ राजाओं और युद्धों की तारीखें रटना नहीं है। हाँ, वो तो हम बिल्कुल नहीं करने वाले। हमारा मकसद है ये समझना कि हजारों साल पहले जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग बुनियादी जीवन जीने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब तब इस सभ्यता के लोग इतनी उन्नत इंजीनियरिंग और इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के साथ कैसे काम कर रहे थे। तो किसी भी बड़े सिस्टम को समझने के लिए मुझे लगता है मैं उसके कंट्रोल रूम से शुरुआत करनी चाहिए। चलिए तो वहीं से शुरू करते हैं। अगर हम इन शहरों के प्रशासनिक ढांचे को देखें तो हमारे स्रोत जॉन मार्शल का हवाला देते हैं। उन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को इस सभ्यता की जुड़वां राजधानियां कहा था। जुगवा राजधानियां। सुनने में काफी दिलचस्प लगता है। और ये कोई साधारण बस्तियां नहीं थीं। ये नगर मुख्य रूप से नदी घाटियों जैसे सिंधु, रावी, घग्गर और भोगवा के किनारे बहुत ही सोचे समझे तरीके से बसाए गए थे। तो नदियों के किनारे बसने का मतलब तो यही हुआ ना कि उनके पास कृषि के लिए उपजाऊ जमीन थी। हाँ, और व्यापार के लिए एक प्राकृतिक हाईवे भी मौजूद था। पानी के रास्ते व्यापार करना सबसे आसान जो था। सही बात है। उनके शहरों की बनावट या नगर नियोजन को देखकर मुझे बहुत आश्चर्य होता है। मतलब अगर हम इन शहरों के नक्शे को ऊपर से देखें, तो ये मुझे किसी आधुनिक कंप्यूटर के मदरबोर्ड जैसा लगता है। बिल्कुल। या किसी बड़ी एक्सेल शीट की तरह, जहां हर चीज ग्रिड में कटी हुई है। हम्म, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर या राइट एंगल पर काटती हैं। तो क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था? ये कतई इत्तेफाक नहीं था। ये विशुद्ध अर्बन इंजीनियरिंग थी। सड़कें इस तरह से डिजाइन की गई थीं कि जब हवा चले तो वो प्राकृतिक रूप से सड़कों की धूल को साफ कर दे। अरे वाह! मतलब ऑटोमेटिक सफाई। बिल्कुल। इसे हम विंड फ्लो ऑप्टिमाइजेशन कह सकते हैं। और जहां तक इन जुड़वा राजधानियों की बात है, तो सबसे पहले रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा को देखते हैं। हम्म यहाँ के पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला या माउंड एबी कहा गया है। ये शहर का वो हिस्सा था जो ऊंचाई पर बना था, जहां संभवतः शासक वर्ग या उच्च अधिकारी रहते थे। चलिए इसे थोड़ा सरल करते हैं। इसे समझने के लिए हम आज के किसी कॉर्पोरेट इंडस्ट्रियल टाउनशिप का उदाहरण ले सकते हैं। वो कैसे? जैसे आज किसी बड़ी रिफाइनरी या फैक्ट्री के आसपास का इलाका होता है ना, एक तरफ सुरक्षित चार दीवारी के अंदर मैनेजमेंट और टॉप अधिकारियों के बंगले होते हैं, हाँ, सही कहा। और उस किलेबंदी के ठीक बाहर कर्मचारियों के आवास होते हैं। मैंने पढ़ा है कि हड़प्पा में भी बिल्कुल यही पैटर्न दिखता है। वहां किले के बाहर वृत्ताकार चबूतरे थे और दो बैरक मिले हैं जहां मजदूर रहते थे। बिल्कुल। मतलब उन्होंने श्रम के विभाजन को अपनी वास्तुकला में ही ढाल दिया था। ये तुलना बहुत सटीक है आपकी। प्रबंधन और उत्पादन का ये अलगाव उनके आर्थिक मॉडल का आधार था। हम्म। और हड़प्पा की सबसे दिलचस्प खोजों में से एक है, वहां मिले 6 अन्नागार, यानी वो विशाल इमारतें जहां अनाज का भंडारण होता था।
वो भी एक सीधी कतार में। 6 अन्नागार एक कतार में। यह दर्शाता है कि वे बड़े पैमाने पर फूड सिक्योरिटी को लेकर कितने गंभीर थे। प्राचीन दुनिया में तो अनाज ही सबसे बड़ी मुद्रा होती थी, है ना? हाँ, बिल्कुल। शायद वे टैक्स की वसूली भी अनाज के रूप में ही लेते होंगे और उसे इन विशाल साइरोज में जमा करते होंगे। क्या बात है। इसके अलावा हड़प्पा से हमें उर्वरता की देवी की मुहर मिली है। इसमें एक स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। पीतल का तराजू, जिसे इक्का कहा जाता है, वो भी यहीं से मिला है। तो तराजू मिलने का मतलब है कि नापतोल के स्पष्ट नियम थे। मतलब व्यापार ऐसे ही अंदाजे से नहीं हो रहा था। एकदम सही। अब इस सिस्टम के दूसरे बड़े केंद्र की बात करते हैं, मोहनजोदड़ो। जो सिंधु नदी के तट पर है। हाँ, इसका अर्थ है मृतकों का टीला या माउंट ऑफ द डेड। नाम थोड़ा डरावना है, हाँ, थोड़ा अजीब है। लेकिन स्रोत बताते हैं कि ये इस सभ्यता का सबसे विशाल और भव्य नगर था। आकार में ये हड़प्पा, गनेरीवाला और धोलावीरा से भी बड़ा था। हालांकि अगर हम आज के भारत की सीमाओं की बात करें तो राखीगढ़ी सबसे बड़ा स्थल है, राठीगढ़ी। लेकिन समग्र रूप से मोहनजोदड़ो सबसे प्रमुख था। यहाँ का विशाल स्नानागार या ग्रेट बाथ बहुत मशहूर है। हाँ, विशाल स्नानागार। लेकिन मेरा एक सवाल है। 5000 साल पहले उन्होंने इतने बड़े सार्वजनिक पूल को वाटरप्रूफ कैसे बनाया? यहाँ जो बात सबसे ज्यादा रोमांचित करती है वो यही है। यही उनकी इंजीनियरिंग की असली चमक है। वाटरप्रूफ बनाने के लिए उन्होंने सिर्फ ईंटों पर निर्भर नहीं किया। अच्छा। उन्होंने पकी हुई ईंटों को जोड़ा और पानी को रिसने से रोकने के लिए उसके ऊपर डामर या बिटुमिन की एक मोटी परत चढ़ाई। सच में? बिटुमिन? ये तकनीक तो आज भी हमारे स्विमिंग पूल या छतों को वाटरप्रूफ बनाने के काम आती है। बिल्कुल। और यह सिर्फ नहाने का कुंड नहीं था, बल्कि किसी बड़े अनुष्ठान या धार्मिक स्नान के लिए इस्तेमाल होता था। तकनीक की बात हो ही रही है, तो मोहनजोदड़ो से मिली उस 10.8 सेंटीमीटर की कांस्य नर्तकी की मूर्ति को हम कैसे भूल सकते हैं? स्रोत में लॉस्ट वैक्स तकनीक का जिक्र है। ये काम कैसे करती थी? लुप्त मोम तकनीक उस समय के धातु विज्ञान का शिखर थी। इसमें कलाकार सबसे पहले मोम की एक हूबहू मूर्ति बनाता था, फिर उस मोम की मूर्ति पर चिकनी मिट्टी का लेप लगाकर सूखने छोड़ देता था। हम्म। जब वो सूख जाता था तो मिट्टी के ढांचे को आग में पकाते थे। गर्मी से अंदर का मोम पिघलकर एक छोटे छेद से बाहर आ जाता था। ओहो, इसीलिए इसे लुप्त मोम या लॉस्ट वैक्स कहते हैं। बिल्कुल। अब उस खाली सांचे में पिघला हुआ कांसा, जो तांबे और टिन का मिश्रण होता है, डाला जाता था। ठंडी होने पर मिट्टी तोड़ दी जाती थी और अंदर से कांसे की मूर्ति निकलती थी। ये सच में दिमाग घुमा देने वाला है। मतलब वो सिर्फ जिंदा रहने के लिए संघर्ष नहीं कर रहे थे, उनके पास कला और विज्ञान को निखारने का समय और संसाधन दोनों थे। बिल्कुल। और सिर्फ कला नहीं, मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े की छाप भी मिली है, जो उनके वस्त्र निर्माण कौशल को दिखाती है। लेकिन स्रोत में एक बहुत ही रहस्यमयी चीज भी दर्ज है। सतही स्तर पर घोड़े का कंकाल। हाँ, ये एक दिलचस्प बात है। रहस्यमयी इसलिए है क्योंकि इतिहासकार तो मानते हैं कि सिंधु घाटी के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, है ना? उनका मुख्य पशु कुबड़ वाला बैल या गैंडा था। ये पुरातात्विक साक्ष्यों में अक्सर होने वाली उलझन है। चूंकि ये कंकाल सतही स्तर यानी जमीन की ऊपरी परत पर मिला है, तो बहुत अधिक संभावना है कि यह सभ्यता के पतन के बहुत बाद की किसी काल का हो। अच्छा, मतलब जब बाहरी लोग घोड़ों के साथ वहां आए होंगे। हाँ, इसे मूल सिंधु सभ्यता का हिस्सा नहीं माना जाता। ठीक है, ये तो स्पष्ट हो गया। तो हमने देखा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो प्रशासन और कला के विशाल केंद्र थे। लेकिन कोई भी इतना बड़ा साम्राज्य बिना एक मजबूत अर्थव्यवस्था के नहीं चल सकता। बिल्कुल नहीं। इन बड़े कंट्रोल रूम्स को चलाने के लिए पैसा और कच्चा माल कहाँ से आता था? और यहीं पर हमारी कहानी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ आता है। हमें उनके सप्लाई चेन और औद्योगिक केंद्रों की ओर देखना होगा। चलिए गुजरात के लोथल की बात करते हैं, जो भोगवा नदी के तट पर है। मुझे लोथल बहुत आकर्षित करता है। ऐसा राव द्वारा खोजे गए इस शहर को मिनी हड़प्पा भी कहते हैं ना? एकदम सही। ये शहर शतरंज के बोर्ड के आकार का था और एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा था। लेकिन लोथल की असली ताकत उसकी दीवारें नहीं, बल्कि पानी के साथ उसका रिश्ता था। मैंने पढ़ा है कि एक बहुत बड़ा बंदरगाह या डॉकयार्ड था। हम यहाँ किसी छोटी मोटी नाव वाले घाट की बात नहीं कर रहे हैं। ये पकी हुई ईंटों से बना एक विशाल और गहरा बेसिन था। इसमें पानी के स्तर को नियंत्रित करने के लिए बाकायदा लॉक सिस्टम थे। ये खंबात की खाड़ी से होते हुए सीधा मेसोपोटामिया और पश्चिम एशिया तक उनके व्यापार को जोड़ता था।
और इसका सबसे बड़ा सबूत है वहां मिली बटन की आकार की फारस की मोहर। फारस की मोहर का भारत के एक तटीय शहर में मिलना, इसका सीधा मतलब है कि जिसे आज हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, बिल्कुल। वो आज की 21वीं सदी की उपज नहीं है। 5000 साल पहले भी लोथल के व्यापारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहे थे। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो पता चलता है कि ये सभ्यता शांतिपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर टिकी थी। लेकिन स्रोत में एक और बात का जिक्र है, दिशा सूचक यंत्र या कंपास। यहां मुझे थोड़ा शक हो रहा है। क्या उनके पास सच में चुंबक वाली सुई वाला कंपास था? मैंने तो हमेशा यही पढ़ा है कि मैग्नेटिक कंपास चीनियों ने बहुत बाद में बनाया था। आपका शक बिल्कुल वाजिब है और इसे स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। स्रोत में जिस दिशा सूचक यंत्र की बात की गई है वो आज का मैग्नेटिक कंपास नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या था? ये सीप यानी शेल से बना एक विशेष उपकरण था जिसमें खांचे कटे हुए थे। नाविक तारों और सूर्य की स्थिति के आधार पर कोण मापने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। ओहो, मतलब ये एक खगोलीय दिशा सूचक था, चुंबकीय नहीं। हाँ, लेकिन ये उनके उत्कृष्ट नेविगेशन कौशल को कम नहीं करता। वे समुद्र में रास्ता खोजने के लिए सिर्फ किस्मत के भरोसे नहीं थे। ये स्पष्टीकरण बहुत मददगार है। और लोथल से कुछ और भी अनोखी चीजें मिली हैं, जैसे 3 युग्मित शवाधान जहां 2 लोगों को एक साथ दफनाया गया हो, अग्निवेदी मिले हैं। और एक बर्तन पर पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी का चित्र भी। अरे हाँ, इसका मतलब है कि वो लोक कथाएं जो हम आज बच्चों को सुनाते हैं, उनकी जड़ें कहीं न कहीं उस दौर में भी मौजूद थीं। बिल्कुल। अब लोथल के बंदरगाह से निकलकर एक और बेहद खास जगह चलते हैं, चन्हू दरो। इसे एनजी मजूमदार ने खोजा था। यहाँ कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। चन्हूदड़ो पूरी सभ्यता का औद्योगिक केंद्र था और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ कोई किलेबंदी या दुर्ग नहीं था। व्यापार और उत्पादन के लिए समर्पित थी। मैंने इससे आज के किसी स्पेशल इकोनॉमिक जोन की तरह सोचा, जहां सिर्फ फैक्ट्रियां होती हैं। स्रोत के अनुसार ये मुख्य रूप से मन के बनाने का कारखाना था। लेकिन जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया वो है वहां से लिपस्टिक, स्याही की दवात और वक्राकार ईंटों का मिलना। लिपस्टिक मतलब उस समय भी लोग फैशन को लेकर इतने जागरूक थे। देखिए, लिपस्टिक मिलना केवल फैशन की बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा आर्थिक संकेतक है। वो कैसे? जब कोई समाज सिर्फ अपना पेट भरने की जद्दोजहद से बाहर आ जाता है, तभी वो फैशन या विलासिता पर पैसा खर्च करता है। लिपस्टिक और मन के बताते हैं कि समाज में अतिरिक्त संपत्ति थी। सरप्लस वेल्थ था। बिल्कुल। और स्याही की दवात का मिलना ये पुष्टि करता है कि वहाँ हिसाब किताब रखने का काम जोरों पर था। तो एक तरफ हमारे पास ग्रिड सिस्टम वाले शहर हैं, विशाल बंदरगाह हैं और लिपस्टिक बनाने वाले इंडस्ट्रियल जोन है। ये सब सुनकर ऐसा लगता है जैसे ये सभ्यता कोई परफेक्ट मशीन थी। लेकिन क्या वास्तव में हर जगह सब कुछ इतना ही परफेक्ट था? देखिए, इतिहास में कुछ भी कभी परफेक्ट नहीं होता। जब हम इस डेटा सेट को गहराई से देखते हैं तो पाते हैं कि कुछ शहरों ने जहां अद्भुत इनोवेशन किए, वहीं कुछ जगहों पर जल निकासी जैसी बेसिक चीजें फेल भी हो गई। चलिए, इसी विविधता पर बात करते हैं। हम चलते हैं धोलावीरा, जो गुजरात में स्थित है। ये भारत के सबसे बड़े स्थलों में से एक है। इसकी नगर योजना हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से अलग थी। हाँ, मैंने पढ़ा कि ये एकमात्र नगर है जो 2 के बजाय 3 हिस्सों में बटा था: दुर्ग, मध्यम नगर और निचला नगर। ये शायद वहां की किसी विशेष सामाजिक संरचना को दर्शाता है। और धोलावीरा से जो साक्ष्य मिले हैं वो कमाल के हैं। वहाँ 10 अक्षरों वाला एक बहुत बड़ा साइन बोर्ड मिला है। वहाँ एक विशाल स्टेडियम भी मिला है। खेल और मनोरंजन उनके जीवन का अहम हिस्सा थे। लेकिन मुझे लगता है कि धोलावीरा की सबसे बड़ी उपलब्धि उसका उत्तम डैम या जल संरक्षण सिस्टम था। उन्हें ऐसा करना ही पड़ा क्योंकि धोलावीरा एक शुष्क इलाके में था। वहां नदियों का निरंतर बहाव नहीं था, इसलिए बरसात के पानी को सहेजना जरूरी था। ये उनके लोकल अडेप्टेशन का शानदार उदाहरण है। वहां से पॉलिशदार श्वेत पाषाण खंड भी मिले हैं, जिन्हें अशोक स्तंभों का पूर्ववर्ती माना जाता है। पत्थरों पर इतनी चिकनी पॉलिश करना कोई मामूली बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। लेकिन अब चलिए राजस्थान के घग्घर नदी के तट पर स्थित कालीबंगा की ओर, जिसका अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। यहाँ हमें जुते हुए खेत मिले हैं, जहाँ 2 अलग-अलग फसलें उगाने की तकनीक दिखती है: अलंकृत ईंटें
और भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं। लेकिन एक मिनट, मैं यहाँ एक सवाल उठाना चाहती हूँ। हाँ बताइए, क्या सवाल है? अगर ये लोग इतने महान इंजीनियर थे जिन्होंने धोलावीरा में डैम बना दिए, तो कालीबंगा में क्या हुआ? स्रोत कहता है कि वहां उत्कृष्ट जल निकासी का अभाव था। उन्होंने नाली के रूप में लकड़ी के तने को खोखला करके उपयोग किया। लकड़ी के तने की नाली, ये तो किसी सस्ते जुगाड़ जैसा लग रहा है। और यही हाल हरियाणा के बनावली में भी था, जहां जल निकासी की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं थी। ऐसा क्यों? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। हमें ये समझना होगा कि कोई भी सभ्यता एक जैसी या मोनोलिथिक नहीं होती। ये लकड़ी के तने वाली नाली जुगाड़ नहीं, बल्कि स्थानीय संसाधनों का उपयोग था। अच्छा। धोलावीरा में पत्थर था तो उन्होंने पत्थरों के जलाशय बनाए। हाँ। कालीबंगा और बनावली की भौगोलिक स्थिति अलग थी। अच्छा, मतलब जहां जो मिला उससे काम चलाया। हाँ, शायद वहां पकी ईंटों के लिए ईंधन की कमी रही हो या लकड़ी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रही हो। हर शहर का अपना अलग बजट या अलग प्राथमिकताएं रही होंगी, बिल्कुल आज के शहरों की तरह। यह दृष्टिकोण चीजों को बहुत साफ कर देता है। वैसे बनावली से मिट्टी का हल और भारी मात्रा में जौ, तिल और सरसों की ढीर मिले हैं, जो उनकी मजबूत कृषि को दर्शाते हैं। बिल्कुल। और हरियाणा में ही एक और जगह है कुणाल। इस स्थल से सोने और चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। ये एक बहुत ही विचारणीय खोज है। पूरी सभ्यता में ऐसे आभूषण अत्यंत दुर्लभ हैं। हाँ, क्योंकि हमने शुरुआत में कहा था कि ये एक शांतिपूर्ण समाज था जहाँ राजाओं का जिक्र नहीं मिलता। लेकिन कुणाल में मुकुट का मिलना यह स्पष्ट करता है कि इस मुख्य रूप से व्यापारिक समाज में भी एक एलीट या उच्च वर्ग मौजूद था जो विलासिता का प्रदर्शन करता था। तो आखिर इन सब का मतलब क्या निकलता है, अगर हम इन सारे नोट्स को एक साथ देखें? सबसे बड़ा निष्कर्ष ये है कि ये सभ्यता युद्ध के बजाय शांतिपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर टिकी थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि खुदाई में हमें हथियारों का कोई बड़ा जखीरा नहीं मिला। ये तो सच में हैरान करने वाला है। सोचिए, एक साम्राज्य जो लाखों वर्ग किलोमीटर में फैला था, वो बिना किसी विशाल सेना के 1000 साल से ज्यादा तक शांति से फलता फूलता रहा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो प्रशासनिक केंद्र थे, लोथल व्यापारिक हब और चुनुथुड़ो औद्योगिक नगरी। उन्होंने तलवारों से नहीं, व्यापार और इंजीनियरिंग से दुनिया जीती थी। और यही ज्ञान आज के लिए इतना प्रासंगिक है। बिल्कुल। आज हम अर्बन प्लानिंग, ग्लोबल ट्रेड और क्लाइमेट मैनेजमेंट की चिंता करते हैं, लेकिन ये डेटा दिखाता है कि ये समस्याएं और समाधान कोई नई बात नहीं है। ये हमारे अतीत का एक गहरा हिस्सा है। उन्होंने उन समस्याओं का समाधान उस समय खोज लिया था जब दुनिया के कई हिस्सों में सभ्यता ने बस आंखें ही खोली थी। सच में। लेकिन जाने से पहले एक बात है जो मुझे लगातार सोचने पर मजबूर कर रही है। वो क्या? सिंधु घाटी सभ्यता इतनी उन्नत थी, उनके पास बड़े स्टेडियम, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और बेहतरीन जल प्रबंधन था। फिर भी वे इतिहास के पन्नों से ऐसे गायब हुए कि 1920 के दशक तक दुनिया उनके बारे में भूल चुकी थी। समय की ये खामोशी इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना है। तो सोचिए, आज की हमारी आधुनिक सभ्यता की कौन सी ऐसी उन्नत चीजें होंगी जो शायद हजारों साल बाद किसी पुरातात्विक खुदाई में मिलेंगी और भविष्य के लोग उन्हें देखकर पूरी तरह हैरान रह जाएंगे। क्या वे हमारे स्मार्टफोन्स को कोई रहस्यमयी मुहर समझेंगे? ये एक बहुत ही गहरा प्रश्न है जो हमें हमारे इतिहास के प्रति विनम्र बनाता है। बिल्कुल। आज के इस विस्तृत ऐतिहासिक यात्रा से अब हम विदा लेते हैं। सवाल पूछते रहिए और अपनी जिज्ञासा बनाए रखिए।